नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में बात होगी उत्तराखंड की। किच्छा से कांग्रेस नेता गुलशन सिंधी पर अज्ञात लोगों ने लाठी डंडों से हमला किया है, जानलेवा हमला किया, जिसमें गुलशन गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हमला बस अड्डे के अंदर किया गया। हमले की घटना के बाद हंगामा मच गया। नाराज नगर पालिका चेयरमैन समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं और व्यापारियों ने कोतवाली का घेराव किया है। इस दौरान उनकी सीओ के साथ नोकझोंक भी हुई। गुस्साए लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने गिरफ्तारी नहीं होने पर सोमवार को बाजार बंद करने का ऐलान किया। वहीं सूचना मिलने पर विधायक तिलकराज बेहड़ भी कोतवाली पहुंचे और धरने पर बैठ गए। उन्होंने इस घटना को चुनावी रंजिश से जोड़कर कहा कि गुलशन को टारगेट किया जा रहा है। करीब दोपहर के बाद रोडवेज पे गुलशन सिंधी पे हमला हुआ है। इसमें अज्ञात व्यक्ति द्वारा हमला किया गया है। तो उसमें अभी तक कोई तहरीर नहीं आई थी। अब तहरीर आ गई है। तहरीर पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो भी अपराधी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस समय उसके हालत, दोनों पैर तोड़ दिए गए हैं, कुल्ला तोड़ दिया गया है, कंधा तोड़ दिया गया है, रोडें मारी गई हैं, रोडों से उसको घायल किया गया है। ये खुलेआम गुंडागर्दी है और ये कहकर मारा गया कि तुम राजनीतिक बहुत चुनाव लड़ाते हो, बहुत राजनीतिक तुम्हें चुनाव लड़ाने की वो है। तो उसको टारगेट करके मुझे जानबूझकर उसके ऊपर हमला किया गया है। चंदन बंगारी हमारे सहयोगी रुद्रपुर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चंदन, काफी वक्त हो चला है, ये बताइए कि फिलहाल किस हालत में है कांग्रेस नेता, और दूसरा हमला करने वाले कौन थे, क्या पता लगा पाई पुलिस? ये देर शाम की घटना है। 6:30 बजे के आसपास रोडवेज बस स्टेशन पे ये गुलशन सिंधी कांग्रेस नेता है, इन पर हमला हुआ था। ये स्कॉर्पियो कार सवार हमलावर बताए जा रहे हैं। फिलहाल अभी ये पुलिस अब इनको चिन्हित कर रही है। और दूसरी तरफ जो गुलशन सिंधी है, उनकी हालत अभी गंभीर है और उनको रुद्रपुर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बताया जा रहा है कि उनके दोनों हाथ और पैर टूटे हुए हैं और कूल्हे में भी इनके चोट लगी है। अभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किच्छा कोतवाली में धरना दिया था। 3.5 घंटे तक धरना चला था। अब धरना खत्म हो चुका है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो कल सुबह फिर से कोतवाली घेरेंगे। और उन्होंने सीओ पर भी तो पुलिस क्या कह रही है? काफी वक्त बीत चुका है, तहरीर भी मिल चुकी है। पहले तो तहरीर का इंतजार था, तहरीर भी मिल गई, तो क्या अब पकड़ने के लिए हमलावरों को किस तरह की कवायद हो रही है? पुलिस ने इसमें 2 टीमें और एक एसओजी को भी इसमें लगाया है। अभी अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस की 2 टीमें इन हमलावरों को सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिए घटनास्थल के आसपास के, उनको चिन्हित करने की कार्रवाई कर रही है। फिलहाल पुलिस का यह कहना है कि कल तक आरोपी गिरफ्तार कर ली जाएगी। ठीक है, इसे राजनीतिक हमला क्यों बताया जा रहा है? ये जो गुलशन सिंधी है, इनके छोटे भाई पर बीती 12 फरवरी को एक हमला हुआ था। उस हमले में जो किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, उनके भतीजे के खिलाफ इन लोगों ने तहरीर दी थी और उनका ये आरोप था कि इनके भतीजे ने चुनाव के बाद इस परिवार को देख लेने की धमकी दी थी और उसी घटना को ये आज की घटना के साथ जोड़ रहे हैं। उनका आरोप है कि ये उन्हीं के इशारे पे सारी घटना को अंजाम दिया गया। गुलशन सिंधी जिनके रिश्तेदार पर हमला होता है, अब गुलशन सिंधी पर हमला होता है और इसे राजनीतिक एंगल देने की कोशिश हो रही है कांग्रेस की ओर से। पुलिस अभी मामले की तहकीकात में ही जुटी हुई है। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए चंदन। तो फिलहाल पुलिस तहकीकात में जुटी हुई है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं कि वो कौन लोग थे जिन्होंने गुलशन सिंधी पर हमला किया। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर निरंजनी पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद और अध्यक्ष अखाड़ा परिषद स्वामी रविंद्रपुरी का स्वागत कर उनका आशीर्वाद हासिल किया। इस दौरान महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद ने कॉमन सिविल कोड लागू करने की दिशा में राज्य सरकार की पहल की सराहना की। कॉमन सिविल कोड आएगा जी, और इससे उत्तराखंड की जो देवभूमि की जो एक प्रभुता है, देवभूमि की जो एक महत्व है और देवभूमि की जो प्रशंसा है जी, वो बनी रहेगी। इधर सरकार भी बन गई, कैबिनेट का भी गठन हो गया, लेकिन सीएम पुष्कर धामी को अभी उपचुनाव लड़ना बाकी है। चर्चा यह है कि सीएम चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ सकते हैं। सीएम पुष्कर धामी को 6 महीने के भीतर किसी एक सीट से चुनाव जीत कर आना होगा। ऐसे में वो कौन सी सीट होगी, इसको लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।
खासकर दोबारा सीएम बनने के बाद धामी के चंपावत के पहले दौरे में ही इन चर्चाओं को और तेज कर दिया गया है कि धामी चंपावत से ही बाई इलेक्शन में उतरेंगे। चंपावत से विधायक कैलाश गहतोड़ी उन विधायकों में शामिल हैं जिन्होंने सबसे पहले धामी के लिए सीट छोड़ने का ऑफर दिया था। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास भी मानते हैं कि धामी के लिए चंपावत सीट ही सबसे मुफीद रहेगी। चंपावत सीट में हमारे जो पुराने माननीय विधायक जी चुनाव लड़े हैं, बहुत अच्छे मतों से जीते हैं, वहाँ काम भी किया है और चूँकि धामी जी का लगा हुआ क्षेत्र भी रहा है, काम करते रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यदि वो निर्णय लेंगे तो सकारात्मक रहेगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल ठीक है कि 6 महीने के अंदर विधायक बनना है और जहाँ से पार्टी हाईकमांड कहेगा और जो सीट खाली होगी उसी से चुनाव लड़ेंगे, स्वाभाविक है। तो अब देखते हैं भविष्य में जो सीट खाली होगी वहाँ से मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। लगभग 96,000 मतदाता वाली चंपावत सीट मुख्यमंत्री की परंपरागत खटीमा विधानसभा सीट से लगी हुई है। चंपावत सीट लगातार दूसरी बार बीजेपी के खाते में गई है। वहीं चंपावत से चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट के बीच स्थानीय लोग भी खासे उत्सुक हैं। पुष्कर सिंह धामी जी हैं जो एक युवा हैं, उनके अंदर एक नया जोश है जो कि वो युवाओं की जो है समस्याओं को समझ सकते हैं। अभी हमारे पास जो युवा वर्ग है बेरोजगार है, हमारी शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, परिवहन की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए वो जो आजकल जो समस्याएं हैं उनको समझ सकते हैं भली भांति। और पूरा प्रधान संगठन और इस क्षेत्र की जनता उनके चुनाव लड़ने पर उनका पूर्ण सहयोग करेगी। सीएम बनने के बाद सबसे पहले चंपावत का दौरा। चंपावत में 2 दिन में जनसभाएं, मां पूर्णागिरी के मंदिर में पूजा अर्चना और चाय की दुकान पर चाय पीना, ये संकेत हैं कि इन 2 दिन में सीएम वहां की जनता के मन की थाह ले आए हैं। संभावना ये भी है कि सीएम बिना देरी जल्द ही इसका ऐलान भी कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए चंपावत से कमलेश भट्ट के साथ देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। इधर ऋषिकेश के ऐतिहासिक लक्ष्मण झूला पुल के विंड वायर टूटने से हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि पुल को सपोर्ट देने के लिए वायर लगाई जाती है जो अचानक ही टूट गई। आनन फानन में पुल पर आवाजाही रोक दी गई। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि ये आम बात है। पुल के साथ ही बजरंग सेतु का काम चल रहा है जिसमें तार शिफ्टिंग का काम चल रहा है, जिस वजह से ही वायर टूटी थी। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने हरिद्वार के जिला अस्पताल पहुंचकर फूड पॉइजनिंग के शिकार लोगों का हाल जाना और इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टर और स्टाफ को इलाज में कोई कोताही न बरतने के निर्देश दिए। धन सिंह रावत ने कहा कि मामले में प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि कुट्टू का आटा बेचने वाले थोक और फुटकर दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि हरिद्वार में आज सुबह कुट्टू का आटा और उससे बनी रोटी खाने के बाद 100 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया था। हरिद्वार जिले में 122 लोग टोटल कल व्रत के बाद जब उन्होंने कुट्टू का आटा खाया तो तब वो बीमार हुए हैं और मुझे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ऐसी घटना हुई है, तो तब मैं यहाँ आया हूँ निरीक्षण करने के लिए। मैंने जिलाधिकारी को भी, उप जिलाधिकारी को भी, अपने सीएमओ को भी निर्देश किए हैं कि तुरंत जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिनमें जो भी थोक विक्रेता हैं या रिटेल विक्रेता हैं। और हरिद्वार में कुट्टू का आटा खाने के बाद फूड पॉइजनिंग की घटना के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग जागा है। डीएम के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कुट्टू का आटा बेचने वाली कई थोक और फुटकर दुकानों पर सैंपल इकट्ठा किए। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि विभाग की टीम वक्त वक्त पर सैंपलिंग करती है और फूड पॉइजनिंग की घटना के बाद से ही सैंपलिंग की रफ्तार बढ़ा दी गई है। अभी हमारे द्वारा जो है कि रुड़की में भी किया, रुड़की हो गया, हरिद्वार हो गया एंड ये श्यामपुर कांगड़ी की साइड सैंपलिंग की जा रही है और अभी तक हम लोगों ने 6 सैंपल लिख के ले लिए गए हैं। तो पहले भी नहीं, उससे पहले भी हमारे यहाँ से हर समय सैंपलिंग होती रहती है। इन दिनों सरकारी अस्पतालों में मरीजों को इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि न तो वक्त पर टेस्ट हो पा रहे हैं और न ही रिपोर्ट मिल रही है। कोरोना काल में उपनल और पीआरडी के तहत ड्यूटी पर लगाए गए 2200 कर्मचारियों को नौकरी से हटाने का असर अब अस्पतालों पर दिखने लगा है।
टेस्टिंग से लेकर एम्बुलेंस सेवा प्रभावित हो रही है। अस्पतालों में मरीजों को लगातार परेशानी हो रही है। दून मेडिकल कॉलेज में तो हालात ये हो गए हैं कि एक आदमी को 10 लोगों का काम करना पड़ रहा है। न स्टाफ है, न सफाई कर्मचारी। यहाँ तक कि 9 एम्बुलेंस में सिर्फ 3 ड्राइवर हैं, जो कि दिन रात काम कर रहे हैं। देखिए, जांचें जैसे प्रॉपर पहले होती थी 24 आवर्स, हम लोग कोशिश तो पूरी करते हैं कि 24 आवर्स कर पाएं, बट काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि उतना सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। और इस समय जो है हम 3 ड्राइवर हैं और मेरी नाइट ड्यूटी थी। कल आया था मैं 7:30 बजे ड्यूटी और अभी तक मैं घर नहीं गया हूँ। 11 बज चुका है क्योंकि यहाँ ड्राइवरों की बहुत कमी है। अब तीमारदारों की सुनिए, अटेंडेंट है नहीं और जो है भी उन पर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, इसलिए वार्ड में कई मरीज शिफ्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। परेशानी यही है कि स्टाफ नहीं है। 2 दिन से यहाँ पे मतलब एडमिट है मेरा भाई, और उसको इमरजेंसी में ही रखा हुआ था। कोई ऊपर स्टाफ ही नहीं है जो कि ऊपर कोई देखेगा, फिर नीचे रख। पहले तो सरकारी अस्पतालों के हालात वैसे ही किसी से छिपे नहीं हैं, ऊपर से इन दिनों मरीजों और तीमारदारों का हाल भगवान भरोसे। ऐसे में जल्द ही अगर मामले में कोई फैसला नहीं लिया गया तो अस्पतालों में लोड इसी तरह से बढ़ता जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। परिवहन निगम अपने खर्चे कम करने और घाटे से उबरने के लिए अब अपने बेड़े में सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ा सकता है। इसके लिए बेड़े में शामिल बसों को भी सीएनजी में कन्वर्ट किया जा सकता है। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सभी जिलों और खासकर चारधाम यात्रा रूट पर चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। इस वक्त परिवहन निगम करीब 150 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। इसलिए 2-3 सुझाव मैंने विभाग को दिए हैं कि एक तो तत्काल सीएनजी की बसें बढ़ाई जाए और दूसरा चारधाम रूट पर इलेक्ट्रिकल बसों की मात्रा बढ़ाई जाए और एक प्रपोजल बनाएं कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कम से कम चार्जिंग स्टेशन बने। ऊर्जा की दिशा में अब उत्तराखंड आगे कदम बढ़ाने जा रहा है। लंबे वक्त से बंद पड़ी परियोजनाओं पर फिर से काम शुरू होगा। इन 10 परियोजनाओं से प्रदेश को 770 मेगावाट बिजली मिलेगी। देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल 2013 की आपदा के बाद प्रदेश में करीब 70 परियोजनाओं को बंद किया गया था, जिसका बड़ा कारण ये दिया गया था कि इन परियोजनाओं से प्रदेश में आपदाएं आने की संभावना है और परियोजनाओं से बड़ा खतरा है, जिसमें से 24 परियोजनाओं को सुप्रीम कोर्ट ने भी बंद करने के आदेश दिए थे। लेकिन इन परियोजनाओं के बीच 10 ऐसे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स थे जिन पर किसी भी प्रकार की आपत्तियां नहीं थी, लेकिन इनको भी बंद कर दिया गया था। इन परियोजनाओं से करीब 770 मेगावाट बिजली मिलेगी। अब दोबारा शुरू होने वाली इन परियोजनाओं की बात करें तो इनमें 300 मेगावाट की बवाला नंदप्रयाग, 252 मेगावाट की देवसारी परियोजना, 100 मेगावाट की नंदप्रयाग लंगासू परियोजना, 24 मेगावाट की भिलंगना 2A और 2B परियोजना के साथ 21 मेगावाट की भिलंगना 2C परियोजना भी शामिल है। वहीं 24 मेगावाट की मेलखेत, 13 मेगावाट देवाली, 6 मेगावाट कालीगंगा 2 के साथ 6 मेगावाट की कोटबूड़ा नगर परियोजना भी शामिल है। 10 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनके ऊपर कभी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, माननीय केंद्रीय विद्युत, माननीय एनजीटी द्वारा और एनजीआरबी द्वारा, दैट इज नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, या भागीरथी इको सेंसिटिव जोन द्वारा या किसी भी अन्य एजेंसी द्वारा कभी कोई रोक नहीं लगाई गई। ये वो परियोजना है जिस पर केंद्रीय पावर मंत्रालय ने अलग अलग स्वीकृति देने की बात कही है, जिसमें से सबसे पहले 300 मेगावाट की बावला नंदप्रयाग हाइड्रो प्रोजेक्ट पर क्लियरेंस के लिए भेजा गया है, जिस पर जल्द काम शुरू होगा। इन 10 परियोजनाओं को शुरू करने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार भी बहुत प्रयासरत थी, ऊर्जा विभाग, और इसको टेकअप किया हमने विद्युत मंत्रालय के साथ। विद्युत मंत्रालय ने भी इसमें यही स्टैंड लिया कि हाँ, जिन परियोजनाओं पे कोई भी आपत्ति नहीं की गई है कभी भी किसी एजेंसी द्वारा,
इन परियोजनाओं के पाइपलाइन में आने से प्रदेश में चल रही बिजली की किल्लत तो दूर होगी ही, साथ ही प्रदेश में रोजगार के भी नए आयाम खुलेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्दवाल की रिपोर्ट। और उत्तराखंड में फिलहाल 5 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनसे प्रदेश में आने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी, लेकिन इसके लिए पेड़ों को काटना जरूरी है। अब इसका विरोध शुरू हो चुका है। कर्णप्रयाग से भराड़ी सैंड और कर्णप्रयाग से रानीखेत के बीच रोड का डबल लेन, दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड का काम, इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण 4 धाम प्रोजेक्ट, ये सरकार के कुछ ऐसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हैं जिसकी वजह से प्रदेश में आने वाले यात्रियों की यात्रा सुगम होगी। लेकिन इस विकास की भेंट 1 लाख से ज्यादा के पेड़ चढ़ चुके हैं। अब इससे पर्यावरण प्रेमी चिंतित हैं। हम बस यही बात कह रहे हैं कि जो सालों पुराने पेड़ हैं, या तो जितने शिद्दत से ये पेड़ काट रहे हैं उतनी शिद्दत से पहले पेड़ लगाए जाएं, तब हमको भी एक संतुष्टि रहे कि नहीं पेड़ लगाए गए हैं, उसके बाद ये कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन ये चीज़ एक कॉम्पनसेशन दे नहीं रही है। अभी भी दिल को यही लग रहा है कि जब ये पेड़ कट जाएंगे, ये पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, तो जो कॉम्पनसेशन पेड़ों की बात है वो अपना ही साइड में चली जाएगी, उसका कुछ होगा नहीं। फिलहाल दून दिल्ली एलिवेटेड कॉरिडोर में तकरीबन 11,000 पेड़ काटे जा रहे हैं। अकेले आशा रोड़ी की बेल्ट में 2,500 पेड़ इस प्रोजेक्ट की चपेट में हैं, जिसमें शाल का पूरा जंगल आ रहा है। शाल के ये पेड़ 100 साल से भी पुराने बताए जा रहे हैं। लोगों का विरोध है कि वन विभाग एक पेड़ काटने के बदले 10 पेड़ लगाने की बात करता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। वही विभाग का कहना है कि पेड़ तभी कटते हैं जब इसमें कोर्ट से लेकर विभाग की एनओसी होती है। हम दरअसल ये कहना चाहते हैं कि ये लोग जब पेड़ काटते हैं किसी भी सरकारी योजना के लिए, तो ये दावा करते हैं कि जो पेड़ काटा जा रहा है उसके बदले हम कहीं और पेड़ लगाएंगे। पहली बात तो ये है कि कहीं और आज तक हमने कोई पेड़ देखा नहीं है, यदि इन्होंने लगाया तो कहीं हमें दिखाए। दूसरी बात, ये साल का पेड़ है, 100, 150, 200 साल पुराने हैं ये पेड़। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, विकास कार्य के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। ट्रैफिक आप देख रहे हैं कितना बढ़ा हुआ है, दिन प्रतिदिन ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, आने जाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। इस वजह से सरकार ने निर्णय लिया है, ये भी सुप्रीम कोर्ट से आदेश हैं, सरकार भारत सरकार की तरफ से आदेश हैं, और यहाँ उत्तराखंड फॉरेस्ट, उत्तराखंड शासन सब जगह से इसके आदेश किए हुए हैं। निर्माणाधीन प्रोजेक्ट से प्रदेश के विकास को तो गति मिलेगी, लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि पेड़ों के कटान के बाद नए पेड़ों को लगाया जाए, जिससे पर्यावरण संतुलन भी बना रहे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। पहले कोरोना और उसके बाद आपदा का असर नैनीताल के पर्यटन स्थलों पर भी पड़ा। हालांकि अब इन पर्यटन स्थलों को वापस नए स्वरूप में लाने की मांग उठने लगी है। कभी अपनी खूबसूरती का कायल बना देने वाला ये जाबर झरना अब बदहाली का दंश झेल रहा है। पिछले साल की आपदा में झरना पूरी तरह से तहस नहस हो गया, तो झरने के पास बना छोटा तालाब भी मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। झरने के ऊपरी हिस्से से पानी भी नया रास्ता बनाकर दूर निकलने लगा है। हालांकि पर्यटन स्थल के कायाकल्प की मांग उठ रही है। तो पर्यटक को अपने आप में ही खुद ही यहाँ आकर्षित करता था, मगर ये आपदा की तरह बुरी तरह से भेंट चुका। अगर सरकार इस ओर ध्यान दे, इसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करे, तो यहीं आसपास 5 या 7 ग्राम सभाओं के तोक यहाँ पर है। सिरोड़ी है, डाडर है, मटेला है, भवाली गांव है, सेंटोरियम है। तो एक प्राकृतिक चीज़ है, इसको सरकार संरक्षित करे। दरअसल पिछले कुछ सालों से भवाली में जाबर झरने ने खुद पहचान बनाई है। पर्यटन भी यहाँ सुकून की तलाश में पहुँच रहे थे, तो प्रकृति के बीच सुकून भी पा रहे थे। पिछले साल आई आपदा में सब बर्बाद हो गया, तो स्थानीय लोग नैनीताल के दबाव को कम करने के लिए ऐसे पर्यटन स्थलों के विकास की मांग कर रहे हैं। से बैठने की व्यवस्था कर दी जाए और थोड़ा सा इसमें सुधार करके इसको एक खूबसूरत बनाया जाए, जिससे पर्यटक खुद यहाँ पर आए और जो यहाँ पर दुकानें लगाई जाए, और जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दुकानों के माध्यम से मिल जाएगा। बहरहाल
पहाड़ में ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो पर्यटकों के दिलों में पहचान बना रहे हैं। ऐसे में अगर इन पर्यटक स्थलों को बेहतर किया जाए तो सरकार को राजस्व मिलने के साथ पर्यटकों को शांति और सुकून भी मिलेगा। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और अब नजर पहाड़ टॉप 10 पर। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर डंपर के पलट जाने से ड्राइवर की मौत हो गई। देवीधार धरासू के पास हादसा हुआ। टिहरी में जाखड़ी धार के जंगलों में लगी आग से वन संपदा को खासा नुकसान पहुंच रहा। आग बुझाने की कोशिश अब तक नाकाम साबित हो रही। रुद्रपुर से 10 साल से फरार इनामी बदमाश अनिल कुमार को एसओजी की टीम ने यूपी के मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। वहां वो नाम बदल कर रह रहा था। टिहरी के चंबा मसूरी फलपट्टी क्षेत्र में होटल और कॉटेज मालिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए जंगलों में कूड़ा डाल रहे हैं। जोशीमठ में फूलों की घाटी जाने वाले सैलानियों को 2 किलोमीटर की चढ़ाई वाले रास्ते से नहीं जाना होगा। वन विभाग पुराने रास्ते की सड़क बना रहा है। उत्तरकाशी में सुखी से पहले नया बाईपास बनाने की तैयारी हो रही है, लेकिन टकनोर पार्टी के 8 गांव इस बाईपास का विरोध कर रहे हैं। 25 अप्रैल से राज्य में गोलजियू संदेश यात्रा की शुरुआत होनी है। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सुविधाओं से वंचित लोगों की समस्याओं को भी उठाया जाएगा। रुड़की प्रशासन ने भी दुकानदारों को हिदायत दी कि कोई भी दूषित सामान की बिक्री न की जाए, अन्यथा कार्रवाई होगी। पंतनगर में बंद पड़ी 14 फैक्ट्रियों के मालिकों को नोटिस जारी किया गया, जिसमें फैक्ट्री की सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात करने को कहा गया। बागेश्वर में इन दिनों खनन की कई गाड़ियां खड़िया को सड़क किनारे डंप कर दिया गया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपना उत्तराखंड में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।